हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। ये हिंदी पेडागॉजी का लास्ट वीडियो होने वाला है और आई होप आपको पिछले वीडियो से समझ में आ जाएगा। मैंने हिंदी पेडागॉजी का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कॉमन सेंस के बेस पे आते हैं। तो आप जितना अच्छा आपका कॉमन सेंस होगा आप उतना ही अच्छा सीटेट में कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र देखिए क्या होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण और सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों का अथवा नियमों का उपयोग किया जाता है वे शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अर्थात जिनका एक शिक्षक अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए उपयोग करता है वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अब इसके बाद शिक्षण सूत्र सबसे पहले किसने दिए? तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण को सुगम व प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ शिक्षण सूत्रों का संकलन किया जो कि निम्न है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख शिक्षण सूत्र। तो देखिए आपको दिख रहा है सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है? ज्ञात मतलब जिसे हम जानते हैं, अज्ञात का मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते हैं। बालक जो पहले से जानता है वह उसे पहले सिखाना चाहिए। अर्थात जब एक बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो सबसे पहले शिक्षक उसे किन चीज़ों के बारे में बताता है? जो वो अपने परिवार में देखता आया है, अर्थात जिसका उसे पूर्व ज्ञान है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को सिखाया जाता है जिसका बालक को पूर्व ज्ञान होता है और फिर आगे अज्ञात मतलब पूर्व ज्ञान से ही जोड़कर उसे अज्ञात चीज़ें जो उसने नहीं देखी हैं उनका अध्ययन कराया जाता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, हमारा दूसरा शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यही सेम जो शिक्षण सूत्र हैं वो इंग्लिश में भी आपके काम आते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है कि बालक को पहले देखिए सरल ज्ञान देना चाहिए, सरल चीज़ें सिखानी चाहिए, तभी वो कठिन चीज़ें सीख पाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर, मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त का मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती है मूर्त। और अमूर्त का मतलब जो हमने नहीं देखी हैं। तो पहले बालक को ऐसा ज्ञान देना चाहिए, ऐसी वस्तुओं से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए या बताना चाहिए जिन्हें बालक देख चुका है या फिर दैनिक जीवन में जिन्हें देखता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। अब आपको शिक्षण सूत्र याद करने, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, और एक पलट के ऑप्शन दे देता है अमूर्त से मूर्त की ओर दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा आपका। अब है अगला शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। तो ये सिंपल सा है, पहले बालक को देखिए किसी भी चीज़ का संपूर्ण ब्यौरा दे दिया जाता है कि ये चीज़ ये है, फिर धीरे धीरे करके उसे उसके पार्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। देखिए बालक को जो भी सिखाया जाता है पहले पूर्ण रूप से बता दिया जाता है, उसके बाद उसे अंशों में बताया जाता है। और ये शिक्षण विधि किसने दी थी? यह शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं विशेष से सामान्य की ओर। देखिए सबसे पहले बालक को क्या बताया जाता है? सबसे पहले बालक को एक उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के बाद उसे नियम सिखाए जाते हैं। तो ये विधि हो जाती है विशेष से सामान्य की ओर। और हमेशा याद रखिएगा कि उदाहरण हमेशा जो होता है बालक के लिए विशेष होता है। अब आ जाते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो सबसे पहले बालक को क्या है? विश्लेषण मतलब सब कुछ अलग अलग पार्ट में सिखाएंगे, फिर उसका संश्लेषण कर देंगे, फिर एक साथ में सब समझा देंगे। अब आ जाते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक व आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है वे शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री, जो शिक्षण विधियां जो हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक करता है, तो उन विधियों को सरल एवं रोचक बनाने के लिए
जिन सामग्री का उपयोग किया जाता है वे सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री की देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। इनके माध्यम से शिक्षक प्रभावशाली व रुचिकर बनाया जाता है। इनके माध्यम से कठिन व भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, अब किसी बालक को बताया गया कि डायनासोर हुआ करते थे, तो ऐसे बालक को समझ में नहीं आएगा। जब उसे टीचर किसी स्क्रीन पे या फिर किसी चार्ट के माध्यम से डायनासोर का चित्र दिखा देगा तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अर्थात इससे जो भूतकाल की घटनाएं हैं जो बालकों ने नहीं देखी हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखिए, इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री के 3 प्रकार होते हैं: श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। इनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है, या फिर दृश्य सामग्री है, या फिर श्रव्य सामग्री है। तो देखिए, श्रव्य यानी कि जिनसे हम सुन के पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रामोफोन, भाषा प्रयोगशाला, लिंग्वाफोन। दृश्य सहायक सामग्री अर्थात जो देखकर, श्यामपट्ट, फिल्म स्ट्रिप, पत्र पत्रिकाएं। श्रव्य दृश्य सामग्री जो श्रव्य भी होती हैं और दृश्य भी होती हैं। टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, नाटक हो गया, ग्लोब यहाँ पे गलत हो गया है, ये है हमारा दृश्य सामग्री, और कठपुतली श्रव्य दृश्य दोनों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। देखिए, मूल्यांकन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने का आकलन करते हैं। अब आकलन की बात आ गई तो आकलन क्या होता है, इसे कहते हैं असेसमेंट। विद्यार्थियों के विषय में सूचनाएं एकत्रित करना तथा निर्णय लेना ही आकलन है। देखिए, सबसे पहले एक शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों के विषय में सूचनाएं इकट्ठी करता है कि कौन सा बालक कमजोर है, कौन सा बालक होशियार है। फिर इसके बाद वो जो निर्णय लेता है वो आकलन कहलाता है। आकलन में छात्रों को बिना अंक दिए फीडबैक दिया जाता है। तो काफी आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि आकलन किसे कहते हैं। आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र ने देखिए कितना सीखा है। छात्रों की समस्याओं को दूर करना, छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलता को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना ही आकलन कहलाता है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है निदानात्मक परीक्षण। देखिए, निदान क्या होता है कि जब कोई बालक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो उसको शिक्षा ग्रहण करने के दौरान जो भी परेशानियां आती हैं उनका पता लगाना, उनके कारणों का पता लगाना जो है निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय का कार्य देता है और छात्र उसमें कठिनाई का अनुभव करता है, इसी कठिनाई का कारण जानना ही निदान कहलाता है। देखिए, निदान का मतलब होता है समस्या को सॉल्व नहीं किया जाता है, इसमें पहले कारण जाना जाता है। अब इसके बाद आ जाता है उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, पता लगाई गई कमियों को दूर करने की क्रिया ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप अपना एक चेकअप करा के आइए। तो जब आप अपना चेकअप कराते हैं तो वही कहलाता है निदान। और फिर चेकअप कराने के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके आधार पर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, वो कहलाता है उपचार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे देखिए निदान के बाद उपचार किया जाता है, ना कि उपचार के बाद निदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जैसे पाठ्यपुस्तक क्या होती है। तो पाठ्यपुस्तक होनी कैसी चाहिए? पाठ्यपुस्तक देखिए रंग बिरंगी होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और पाठ्यपुस्तक की भाषा आसान होनी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं त्रिभाषा सूत्र। देखिए, त्रिभाषा सूत्र क्या है? इसकी संकल्पना कोठारी आयोग द्वारा 1964 से 66 के मध्य प्रस्तुत की गई। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा कि त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है कि पहली भाषा जो है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। तो जहाँ बालक जन्म लेता है वहाँ की भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। द्वितीय भाषा हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ कोई भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा माना जाएगा। अब तृतीय भाषा हिंदी भाषी राज्य और गैर हिंदी भाषी राज्य दोनों के लिए है।
अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। अब बात कर लेते हैं कुछ शिक्षण विधियां हैं। व्याकरण विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, सम्मिश्रण विधि हो गई, प्रत्यक्ष विधि हो गई और व्याकरण अनुवाद विधि हो गई। देखिए इंपॉर्टेंट विधियां दो ही हैं, एक होती है आगमन और एक होती है निगमन। तो आगमन विधि क्या होती है, देखिए इसमें हम चलते हैं एग्जाम्पल टू रूल, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, और विशिष्ट से सामान्य। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और इसी का उल्टा आप कर दीजिए निगमन में। निगमन में क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो 10 मिनट्स का ये, लेकिन आपका इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा जो आप 2-3 घंटे में याद करते हो, पढ़ते हो यूट्यूब पे वीडियोस देख के। तो आप हमारी इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें काफ़ी नीड है, जो कोर्स नहीं परचेस कर पाते हैं। थैंक यू।